तो चैप्टर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, एफसीसीबी। तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल मीन्स जो कि चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ऑर्डिनरी शेयर्स में। ठीक है, यूजुअली फॉरेन करेंसी क्या होती है? डॉलर डिनोमिनेटेड कन्वर्टेबल डेब्ट पेपर इशूड बाय कंपनी इन इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में इशूड होती है। दिस इंस्ट्रूमेंट आर टू बी अंडरस्टैंड द कन्वर्टेबल, ठीक है, ऑप्शनली कन्वर्टेबल एंड इशू ऑफशोर। ठीक है, ऑफशोर मीन्स आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, अंडर डिफरेंट डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन अंडर गाइडलाइन डिफाइंड बाय आरबीआई। ठीक है, द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ दिस बॉन्ड इज इन फॉरेन करेंसी। तो जो इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल होता है वो फॉरेन करेंसी में होता है। लेकिन जब कन्वर्जन हो जाता है इक्विटी में, तो डिविडेंड जो पेड होता है वो इंडियन रुपीज में होता है। ठीक है, कन्वर्जन ऑब्लिगेशन। तो जब डिविडेंड पेड होने लगता है तो जो करेंसी रिस्क होता है वो इन्वेस्टर के पास चला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑन देश बॉन्ड इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, लेकिन जब ये इक्विटी में चेंज हो जाता है तो इक्विटी में चेंज होने के बाद जो भी करेंसी रिस्क ऑब्लिगेशन आता है वो इन्वेस्टर के पास आता है। तो एफसीसीबी आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई अंडर फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। द इशू ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल एंड ऑर्डिनरी शेयर थ्रू डीआर 93 ले डाउन द गाइडलाइन ऑफ सच इशू। 93 डीआर रिसिप्ट मैकेनिज्म। ठीक है, कोई भी चीज समझ नहीं आती प्लीज पूछते रहिएगा। अपनी लाइव क्लास तभी फ्रूटफुल होगी जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आता है ईएलडी, इक्विटी लिंक डिवेंचर्स। तो इक्विटी लिंक डिवेंचर आर फ्लोटिंग रेट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हुज इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन assets such as Nifty, S&P and individual stock or customized basket of individual stocks. The issuer of bond invest are predetermined part of principal। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रीडिटरमाइंड पार्ट जो होता है प्रिंसिपल अमाउंट वो बॉन्ड में इन्वेस्ट होता है, और कुछ होता है फिक्स इनकम सिक्योरिटी लाइक बॉन्ड। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट बचा रहे। द बैलेंस इज यूज टू बाय ऑप्शन विच प्रोवाइड एक्सपोजर टू रिटर्न ऑफ इक्विटी। ठीक है, दिस इंस्ट्रूमेंट आर जनरली स्ट्रक्चर इन अ वे टू गिव फुल कैपिटल प्रोटेक्शन। तो इक्विटी लिंक डिवेंचर्स में क्या होता है कि कैपिटल का प्रोटेक्शन मिलेगा। अब बोल रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें क्रेडिट रिस्क नहीं होगा, क्रेडिट रिस्क हर जगह होता है। ठीक है, और ये ईएलडी स्टिल कैरी क्रेडिट रिस्क और रेटेड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, जैसा ईएलडी है सेम कमोडिटी लिंक डिवेंचर्स होते हैं। इसमें क्या होता है? फ्लोटिंग रेट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हुज इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन रिटर्न ऑफ कमोडिटीज। ठीक है, रिटर्न कैन बी लिंक टू एनी कमोडिटी। तो रिटर्न किससे लिंक होता है? कोई भी कमोडिटी लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, इसमें एडवांटेज क्या है कि आपको जितना कमोडिटी मार्केट में रिटर्न मिलेगा वैसा ही रिटर्न सीएलडी प्रोवाइड करेगा। यहां तक कोई क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, फिर होता है मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। ओके, यस, कोई क्वेश्चन? ठीक है, एंड असेट बैक सिक्योरिटी, एबीएस, एमबीएस एंड एबीएस। एमबीएस क्या होता है? MBS and ABS are debt instrument issued by institution against the receivable and cash flow from financial assets। तो होम लोन जो होता है वो MBS होता है, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। और असेट बैक्स में क्या आता है? ऑटो लोन, रेंट रिसीवेबल, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि हु इज विच असेट इज MBS एंड विच इज ABS। तो ये याद रखिएगा। The cash flow accruing from this asset are used to meet the interest and principal repayment obligation of bond issue। ठीक है, the issuer is able to create liquidity in other illiquid asset by securitizing them। ठीक है,
ये क्रेडिट, दिस इंस्ट्रूमेंट आर क्रेडिट रेटेड होता है और मे बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो ये स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट होता है। ये क्या है, एक नया इनोवेशन है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या अपन ने मार्केट में भी देखा होगा, राइट्स इशू होते हैं, रीट्स, REITS, और इनवाइट्स, इनविट्स भी बोलते हैं, रीट्स भी बोलते हैं। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, REITS, और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर द इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट पूल मनी फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स। क्या करते हैं ये, बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट करते हैं और ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ, रेवेन्यू जनरेटिंग रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, ठीक है। जैसा कि नाम से आपको पता होगा, इंडिकेट कर रहा है, देश व्हीकल्स आर फॉर्म एज ट्रस्ट, ये ट्रस्ट की तरह फॉर्म होते हैं। दे इशू यूनिट टू इन्वेस्टर टू राइज मनी, दे एंजॉय फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट एज लॉन्ग एज दे मीट द नेसेसरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। रेगुलेशन स्टिपुलेट मिनिमम अमाउंट ऑफ असेट दैट हैव टू बी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू। तो रेट्स में 80% क्या होता है, रियल एस्टेट असेट्स में आपको हेल्ड करना है, ठीक है। 80% रीट्स में और 90% इनवाइट्स में, ऐसी जगह जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से आपको रेवेन्यू जनरेट हो। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। राइट से आपको 80% और यहां से 90%, और दोनों में आपको 90% ऑफ डिस्ट्रीब्यूएबल सरप्लस कैश फ्लो आपको यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है एज अ डिविडेंड, ठीक है। अगर लिस्टेड है तो डिविडेंड प्रोवाइड करेगा या तो रिटर्न प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो भी रेवेन्यू जनरेट होती है वहां से प्रॉफिट होता है, उसका 90% आपको देना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार तो क्वेश्चन, अब नेक्स्ट है कमोडिटीज। अब कमोडिटीज का अगर मैं बोलूं कि कई बार क्वेश्चन आता है कि विच इज सॉफ्ट एंड विच इज सॉफ्ट कमोडिटी होता है, ठीक है। एक होता है कमोडिटीज आर बेसिक मटेरियल गुड दैट आर लार्जली होमोजीनियस, देस गुड्स आर इंटरचेंजेबल विथ गुड्स ऑफ द सेम टाइप के गुड्स से चेंज हो जाता है। जैसे गोल्ड, गोल्ड बार, एक गोल्ड का बार यानी कि जो ईंट होती है वो कमोडिटी है, लेकिन ज्वेलरी जो है मेड ऑफ गोल्ड इज नॉट अ कमोडिटी, बिकॉज इन्वेस्टर वुड इनडिफरेंट टू डिफरेंट बार ऑफ गोल्ड एज लॉन्ग एज देयर क्वालिटी एंड क्वालिटी रिमेन सेम, ठीक है। कमोडिटी दो टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है हार्ड, एक होती है सॉफ्ट। तो हार्ड कमोडिटीज क्या होती है, ये क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है। बहुत इजी है लेकिन आता है। हार्ड कमोडिटीज जो नेचुरल रिसोर्स जिसको माइन करके एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हार्ड होती है, जैसे मेटल, क्रूड ऑयल। सॉफ्ट कमोडिटी क्या होता है, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज होती है वो सॉफ्ट होती है, जैसे ग्रेन एंड पल्स, गेहूं, चावल, दाल, ठीक है। कमोडिटीज आर लार्जली ट्रेडेड गुड दैट आर मीant फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर कंजप्शन। इन्फ्लेशन एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी आर डायरेक्टली रिलेटेड, ठीक है। इन्फ्लेशन एंड महंगाई दर और कमोडिटीज के प्राइस का डायरेक्टली रिलेशन होता है। जितनी महंगाई ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा प्राइस बढ़ता है कमोडिटीज का, आप देखे होंगे। इन्वेस्टिंग इन कमोडिटी कैन हेल्प प्रोटेक्ट रियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मोस्ट ऑफ द कमोडिटी इन्वॉल्व ह्यूज स्टोरेज कॉस्ट। जो बहुत सारी कमोडिटीज होती है जिसका स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे आपको नेचुरल क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस को अगर आपको स्टोर करना है, उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। इसलिए कोविड टाइम में आपने देखा होगा कि क्रूड ऑयल का WTI का रेट माइनस में भी चला गया था, ठीक है। फिर होता है प्रीसियस मेटल्स। तो प्रीसियस मेटल होते हैं गोल्ड एंड सिल्वर। क्यों प्रीसियस है, क्योंकि इनकी लाइफ लंबी होती है और इनका स्टोरेज कॉस्ट बहुत कम होता है। जितनी इनकी वैल्यू के अनुसार इनका स्टोरेज कॉस्ट बहुत कम होता है, तो इसलिए ये प्रीसियस मेटल्स होते हैं, ठीक है। कमोडिटी ETF is a exchange traded fund that invests the pool invested in a range of physical commodities. Investor can invest in commodity ETF by using the unit of fund, ठीक है। जैसे अगर ETF क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो कमोडिटीज का है तो इसमें सबसे पॉपुलर कौन सा है, गोल्ड ETF।
तो इसमें क्या होता है, लोग गोल्ड को खरीदते हैं, जो आपका फंड मैनेजर होगा वो आपको गोल्ड खरीदेगा, और जितनी वैल्यू, यानी कि आपको यूनिट प्रोवाइड की जाएगी जैसा म्यूचुअल फंड में प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसा गोल्ड परफॉर्म करेगा सेम आपको रिटर्न मिलेगा। इसमें आपको फिजिकल गोल्ड रखने की जरूरत नहीं है, और आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। ठीक है। फिर होता है मैनेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी चीज अगर समझ नहीं आएगी, प्लीज फ्री फील टू आस्क मी। मैनेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डेरिवेटिव, टू बाय और सेल असेट एट स्पेसिफाइड डेट एट स्पेसिफाइड प्राइस। ठीक है। तो इनको मैनेज कौन करता है? प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर के द्वारा ये मैनेज किया जाता है। इसलिए मैनेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रिफर टू पोर्टफोलियो ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दैट आर एक्टिवली मैनेज बाय प्रोफेशनल्स, इसलिए इसको मैनेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। ठीक है। इसमें जो भी आपको गेन होगा प्राइस के ऊपर या नीचे जाने से, वो आपका रिटर्न होता है। ठीक है। सेम ऐसे ही अगर इन्वेस्टर कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं मैनेज कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। फ्यूचर यानी डेरिवेटिव, लेकिन मैनेज कौन करता है? प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर। ठीक है। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इसमें पोजीशन लेते हैं। ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं कई बार। वेयर हाउस रिसिप्ट, वेयर हाउस रिसिप्ट निगोशिएबल होता है, ये याद रख लीजिए। यहां से क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ दिस वेयर हाउस रिसिप्ट आर निगोशिएबल। वेयर हाउस रिसिप्ट इज अ डॉक्यूमेंट दैट आर शो प्रूफ ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड दैट आर स्टोर इन अ वेयर हाउस। एक वेयर हाउस है यानी गोदाम, वहां पे हमने अपना सामान रख दिया। सामान रखने के बाद जो अपने को रिसिप्ट मिली उसको वेयर हाउस रिसिप्ट बोलते हैं। ठीक है। और वो रिसिप्ट को अपन निगोशिएबल भी होता है और ट्रांसफर भी कर सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है। ये हो गया वेयर हाउस रिसिप्ट। फिर इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। स्ट्रक्चर क्या होता है? द मार्केट इन विच सिक्योरिटी आर इशूड परचेज बाय इन्वेस्टर सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर अमंग इन्वेस्टर इज कॉल्ड सिक्योरिटी। जहां पे सिक्योरिटी इशू होती है, परचेज किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, सेल किया जाता है, उसको सिक्योरिटी मार्केट होता है। ठीक है। द सिक्योरिटी मार्केट हैज टू इंटरडिपेंडेंट एंड इनसेपरेबल सेगमेंट। ठीक है। और मैं प्लीज आप लोग को एक बार बोलता हूं कि इस बुक को 276 पेज को जितना अच्छे से रीड करेंगे आप, जितना अंडरस्टैंडिंग अपनी इंप्रूव करेंगे, उतना आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम को बढ़िया से क्रैक करने में। 60 क्या, हम तो 70 स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है। 70 एबव। तो सिक्योरिटीज मार्केट में क्या क्या होता है? पहला होता है प्राइमरी। प्राइमरी में आते हैं आईपीओ। प्राइमरी मार्केट आल्सो कॉल्ड न्यू इशू मार्केट, वेयर इशूअर राइज कैपिटल बाय इशूइंग सिक्योरिटी टू इन्वेस्टर। फ्रेश सिक्योरिटी आर इशूड इन दिस मार्केट। फ्रेश सिक्योरिटीज इशूड की जाती है। और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज। ठीक है। उसमें क्या होता है, जो इशूड है उससे क्या होता है, इन्वेस्टर एग्जिट भी लेते हैं, नए इन्वेस्टर बाय भी करते हैं। इसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ठीक है। प्राइमरी मार्केट फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, सेकेंडरी मार्केट फैसिलिटेट देयर मार्केटेबिलिटी, ट्रेडेबिलिटी। तो इससे ये दोनों सेगमेंट इंटरडिपेंडेंट है और इनसेपरेबल है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। फिर होता है प्राइमरी मार्केट में क्या क्या चीजें होती हैं। तो प्राइमरी मार्केट इज यूज बाय कंपनी फॉर राइजिंग फ्रेश कैपिटल फॉर इन्वेस्टर। ठीक है। इशूअर क्या करते हैं? फ्रेश कैपिटल राइज करते हैं अपने यूज के लिए। प्राइमरी मार्केट ऑफरिंग में भी पब्लिक ऑफरिंग और ऑफर टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर इन प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोग्राम। द शेयर ऑफर में बी न्यू शेयर इशूड बाय कंपनी और इट में बी अन ऑफर फॉर सेल। अब प्राइमरी मार्केट में या तो न्यू शेयर इशूड किए जाएंगे या ऑफर फॉर सेल होगा। ठीक है। वेयर एग्जिस्टिंग लार्ज इन्वेस्टर और प्रमोटर ऑफर अ पोर्शन ऑफ देयर होल्डिंग टू द पब्लिक। ठीक है। तो पहला होता है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू क्या होता है? सिक्योरिटी आर इशू टू द मेंबर ऑफ द पब्लिक एंड एनीवन एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन कैन पार्टिसिपेट इन द इशू। इसको रिटेल इशू ऑफ सिक्योरिटी भी बोला जाता है, पब्लिक इशू को। ठीक है।
एक सेकेंड मुझे टाइम दीजिएगा, मैं वाटर लेके आ रहा हूँ। फिर होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर में क्या होता है, ऑफ शेयर और आईपीओ, द फर्स्ट सेल ऑफ कॉर्पोरेट कॉमन शेयर टू इन्वेस्टर एट लार्ज। पहली सेल लगी रहती है, जो कॉर्पोरेट क्या करती है, अपने जो कॉमन शेयर्स है उनको इन्वेस्टर को देती है, ठीक है, सेल करती है। आईपीओ का मेन पर्पस क्या होता है, राइज इक्विटी कैपिटल फॉर फर्दर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए ज्यादा इक्विटी की जो जरूरत होती है उसके लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर राइजिंग कैपिटल फ्रॉम पब्लिक इन्वेस्टर इज डिफाइंड बाय सेबी। तो इसका कंपनी, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन डिसाइड करता है, सेबी। ठीक है, इंक्लूड मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर नेट टेंजिबल असेट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेटवर्थ। ठीक है, सेबी के अपने गाइडलाइन होते हैं, उसको आप फुलफिल करेंगे। ठीक है, और आपको उसके अनुसार जो भी आईपीओ के लिस्टिंग होगी वो नेशनल वाइड स्टॉक एक्सचेंज में होगी, एनएससी या बीएससी। ठीक है, और शेयर आपको डीमेट फॉर्म में इशू करने हैं। ठीक है, सेबी रेगुलेशन आल्सो स्पेसिफाई प्रपोर्शन ऑफ शेयर टू बी अलॉटेड टू डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। आपको किसको कितने शेयर्स इशू करने हैं वो, तो एटलीस्ट 35% ऑफ शेयर शुड बी अलॉटेड टू रिटेल इन्वेस्टर्स। ये याद रखिएगा, 35% ऑफ शेयर जो है उसको आपको रिटेलर्स के लिए इशूड करना है। ठीक है, विथ एटमोस्ट 50 कैन बी अलॉटेड टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, 50% आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, 35% रिटेलर्स को, अदर इन्वेस्टर कैन बी इशूड बाई, बैलेंस जो बचा वो अदर इन्वेस्टर्स को। ठीक है, 2009 में सेबी ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, एंकर इन्वेस्टर्स। एंकर इन्वेस्टर क्या होता है, एंकर इन्वेस्टर मीन्स अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हु मेक अ एप्लीकेशन फॉर वैल्यू ऑफ 10 करोड़ और मोर इन पब्लिक मेड थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो 10 करोड़ से ज्यादा के जो एप्लीकेशन देता है पब्लिक इशू में, उसको बोलते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। ठीक है, 10 करोड़ से ऊपर। और एंकर इन्वेस्टर कैन बी एलोकेटेड अप टू 60% पोर्शन ऑफ एलोकेटेड टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। तो 50 का, मान लो 50% क्यूआईबी को दे रहे हैं आप, उसका 60% आप एंकर इन्वेस्टर को दे सकते हैं। बाइडिंग फॉर देन ओपन 1 डे बिफोर द आईपीओ और ओपन फॉर पब्लिक। एक दिन पहले, आईपीओ से पहले आप बिडिंग कर सकते हैं एंकर इन्वेस्टर्स के लिए, या तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन जब ऑन है तब भी आप कर सकते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेशन प्राइस फॉर एंकर इन्वेस्टर कैन बी लोअर देन फाइनल इशू प्राइस। आप एंकर इन्वेस्टर्स को फाइनल इशू प्राइस से लोअर, लो रेट में भी आप शेयर इशू कर सकते हैं। ठीक है, द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ एंकर सब्सक्रिप्शन सर्व एज इंडिकेटर ऑफ क्वालिफाइड क्वालिटी ऑफ ऑफर। ठीक है, क्वालिटी कैसी है आपके इन्वेस्टमेंट की, यानी कि आपके आईपीओ की क्वालिटी कैसी है, वो कैसे पता चलेगा कि आपने कितना यस यस, एक क्वेश्चन, यस, ओके ओके। एंकर इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो 10 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट, 10 करोड़, 10 करोड़ और मोर। ठीक है, आईपीओ में बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू। और दूसरा, 60% क्यूआईबी का वो सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, एलोकेट होता है उनको। इनकी बीडिंग जो है, एक दिन पहले, आईपीओ जिस दिन लिस्ट ओपन होता है उसके एक दिन पहले इनकी बीडिंग ओपन हो जाती है।
इनको कई बार जो शेयर होते हैं वो फाइनल इशू प्राइस, जो फाइनल प्राइस है उससे लोअर प्राइस में भी इनको एलोकेशन मिलता है, ठीक है, थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। और वॉल्यूम एंड वैल्यू, कितना वॉल्यूम और कितने वैल्यू में एंकर इन्वेस्टर सब्सक्रिप्शन लिए हैं आपके आईपीओ में, उससे आपको यह समझ में आएगा कि आपका जो आईपीओ है उसका क्वालिटी क्या है, इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑफर, यानी आईपीओ कितना अच्छा जा सकता है, इसको बोलते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। क्लियर सर? अगर आप बताएंगे क्या चीज समझ में नहीं आया, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं अगर, तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके ओके। फिर होता है एफपीओ, ठीक है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसमें क्या होता है, लिस्टेड जो कंपनी होती है, आइदर अ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक, फ्रेश इशू करते हैं सिक्योरिटीज के, और ऑफर फॉर सेल फॉर पब्लिक, इट्स इट्स कॉल्ड एफपीओ। जब कंपनी को एडिशनल कैपिटल की जरूरत है ग्रोथ के लिए और कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, तो वो क्या करती है, इट राइज इक्विटी कैपिटल थ्रू अ फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल इन फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ठीक है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में भी गो थ्रू ऑफर फॉर सेल, ठीक है। जितने भी डिस इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, पब्लिक शेयर होल्डिंग इन द कंपनी, ठीक है, सॉरी ये नहीं है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में जब कंपनी को एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल की जरूरत होती है या अपना कैपिटल रिस्ट्रक्चर करना होता है डेब्ट को हटाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, एफपीओ लॉन्च करते हैं। उसमें फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज या ऑफर फॉर सेल के द्वारा पब्लिक को शेयर बेचा जाता है, ठीक है। क्लियर सर? फिर होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट इशूइंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ शेयर टू सेलेक्ट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स। बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट यानी कि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स whom share are issue under private placement should not exceed 50। तो प्राइवेटली दिया जाएगा आपको, ठीक है, इन्वेस्टर 50 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। ये पूछता है कई बार, तो 50 से ज्यादा इन्वेस्टर्स नहीं होंगे, ठीक है। उनको इशू किया जाता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ शेयर्स, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। क्लियर सर? फिर आता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट और इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट, जैसा प्राइवेट प्लेसमेंट है तो ऑफ शेयर मेड बाय लिस्टेड कंपनी टू सर्टेन आइडेंटिफाइड कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर नोन एज क्वालिफाइड इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो क्यूआईबी में कौन कौन होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड या बैंक। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में अपन क्या करते हैं, शेयर इशूड करते हैं लिस्टेड कंपनी के, किनको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड या बैंक्स को, ठीक है। इनमें भी सेबी आल्सो डिफाइन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कॉर्पोरेट टू बी एबल टू राइज कैपिटल थ्रू क्यूआईपी एंड टर्म ऑफ इशुएंस अंडर क्यूआईपी सच एज क्वांटम एंड प्राइसिंग, ठीक है। तो सेबी ने इसका भी क्वांटम एंड प्राइसिंग तय किया है कि आपको किस प्राइस में कैसा क्या करना है, उसके सब क्राइटेरिया उसने फिक्स किए हुए हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर सर? लास्ट क्लास में भी अपन ने देखा था प्रिफरेंशियल शेयर इशू, ठीक है, प्रिफरेंशियल्स, ठीक है। प्रिफरेंशियल इशू मीन इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय अ लिस्टेड इशूअर टू एनी सेलेक्ट पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन on a private placement basis, does not include an offer of specified security made through a public issue, right issue or bonus issue, employee stock option, employee stock purchase scheme, QIP, ठीक है। तो ये होते प्रिफरेंस, ठीक है। द इशूअर इज रिक्वायर्ड टू कंपाइल विथ वेरियस प्रोविजन डिफाइंड बाय सेबी, ठीक है। और कंपनी एक्ट के तहत आपको लॉक इन भी पीरियड मिलेगा, लॉक इन रहेगा आपका शेयर्स, ठीक है। प्राइसिंग भी, डिस्क्लोजर भी होगा नोटिस में, ठीक है, आपको प्रिफरेंस में मिलेगा। फिर राइट एंड बोनस इशू होता है।
सिक्योरिटीज आर इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ कंपनी ऑन स्पेसिफाई कट ऑफ डेट। आप एक मिनट, यस यस क्वेश्चन आया। अभी आ रही है आवाज क्लियर? अब क्लियर आ रही है सर? यस। ओके। राइट एंड बोनस इशू, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सिक्योरिटीज किसको इश्यू हो रही है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स है, ऑन स्पेसिफिक कट ऑफ डेट, तो इनेबलिंग देम टू बाय मोर सिक्योरिटी एट स्पेसिफिक प्राइस इन द केस ऑफ राइट विदाउट एनी कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन नहीं लेना है। बोथ राइट शेयर एंड बोनस आर ऑफर इन पर्टिकुलर रेशो टू द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। जो बोनस और राइट है वो पर्टिकुलर रेशो में इशूड होता है। ठीक है, हेल्ड बाय इन्वेस्टर ऑन रिकॉर्ड डेट। जैसे कोई शेयर है, वो आपने रिकॉर्ड डेट तक रखा है, तो आप उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हुए, तो आपको बोनस और राइट शेयर उसके मिलेंगे। ठीक है, अ इन्वेस्टर हु हैज बीन अवॉर्डेड राइट शेयर, तो जिनको राइट इशू होता है, आरई, जैसे रिलायंस का आया था और बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, तो अगर आपको राइट मिला है किसी कंपनी का, राइट इशू, तो आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट को ट्रांसफर द राइट टू अनदर इन्वेस्टर, ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो लेट द राइट लैप्स, या तो राइट आपका लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तीनों केस होते हैं इसमें। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज पूछिएगा। एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज इन द सेंस कि आपने राइट को एक्सेप्ट कर लिया। ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि आपने अपने राइट्स के जो शेयर्स मिले थे उसको सेल कर दिया। और या तो राइट्स आपके पास पड़ा रह गया, आपको पता नहीं था, तो वो लैप्स भी हो जाता है। ठीक है, ऑन अदर हैंड इन केस ऑफ बोनस, बोनस में क्या होता है? एडिशनल शेयर मिलता है आपको, आर कन्फर्म ऑन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, डिविडेंड की जगह आपको बोनस मिलता है। और बोनस कौन इशू करता है? कंपनी कैन इशू बोनस शेयर इफ ओनली दे हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग। जिनके पास अर्निंग रिटेन होती है सफिशिएंट, वो बोनस इशू करते हैं। ठीक है, जैसे रिलायंस ने अभी कुछ कुछ दिन पहले किया था, कुछ महीने पहले। व्हेन बोनस इशू इज मेड अन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, तो इसमें आपको कैपिटल एप्रिसिएशन इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, लेकिन बोनस इशू होने से जो आपकी रिटेन अर्निंग होती है वो ट्रांसफर हो जाती है शेयर कैपिटल्स में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो रिटेन अर्निंग अपन ने रखी है सफिशिएंट अमाउंट में, अगर अपन बोनस इशू करते हैं तो रिटेन अर्निंग क्या होती है? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाती है। फिर होता है ऑनशोर एंड ऑफशोर ऑफरिंग। ऑनशोर यानी कि आप अगर कैपिटल राइज कर रहे हैं अपने ही देश में या डोमेस्टिक मार्केट में, ठीक है, या आउटसाइड ऑफ द कंट्री अगर इशूड कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक मार्केट में जो कैपिटल इशूड हो रहा है उसको बोलते हैं ऑनशोर ऑफरिंग। ठीक है, और आउटसाइड ऑफ कंट्री अगर आप कैपिटल राइज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ऑफशोर ऑफरिंग। ठीक है, ऑनशोर ऑफशोर ऑफरिंग। अब ये आया ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। ऑफर फॉर सेल इज द फॉर्म ऑफ शेयर सेल, यानी कि अपन शेयर को सेल कर रहे हैं, वेयर द शेयर ऑफर इन अ आईपीओ और एफपीओ आर नॉट फ्रेश शेयर इशूड बाय द कंपनी। ठीक है, कोई फ्रेश शेयर इशू नहीं हो रहा है, जो आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास शेयर्स हैं उसको वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ ओएफएस से आपका शेयर कैपिटल इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑफर फॉर सेल में प्रमोटर्स या लार्ज इन्वेस्टर अपने शेयर्स को पब्लिक को सेल करते हैं। तो डिस इन्वेस्टमेंट जो प्रोग्राम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वेयर द गवर्नमेंट ऑफर शेयर हेल्ड बाय इट्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इज एग्जांपल ऑफ ओएफएस। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो शेयर्स हैं उसको अगर अपन सेल करते हैं, उसको बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जो गवर्नमेंट के पास शेयर्स पड़े हुए हैं उसको डिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत सेल करना ओएफएस कहलाता है। ठीक है,
और ये कई बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा इस पॉइंट को। ओएफएस इज सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन। ओएफएस सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन होता है डन थ्रू द प्राइमरी मार्केट रूट, ठीक है। फिर होता है स्वेट इक्विटी, पसीने की कमाई, खून पसीने की। तो सेक्टर अंडर सेक्शन 54 ऑफ कंपनी एक्ट, कंपनी में इशू शेयर टू इट्स एम्प्लॉय। कंपनी अपने एम्प्लॉयज को, प्रमोटर्स को, टेक्नोक्राट्स को, और जो भी जिसने भी कंपनी के लिए अच्छा किया है, उनको शेयर इशूड कर सकती है। इसको बोलते हैं स्वेट इक्विटीज। द पर्पस ऑफ इशूइंग द शेयर इज टू मोटिवेट एम्प्लॉय एंड टॉप मैनेजमेंट। इससे क्या होता है, अपने एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट को और अदर्स लोगों को मोटिवेट करना कि वो अपने कंपनी के इंटरेस्ट में काम करें, ठीक है। इट हेल्प रिड्यूसिंग द एजेंसी रिस्क अराइजिंग अकाउंट ऑफ सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। द मेन पर्पस ऑफ सिक्योरिटी इज नॉट राइज कैपिटल, बस आपको ट्रांजेक्शन डज इवॉल्व इशूइंग न्यू शेयर्स आपको इशू करने होते हैं, ठीक है। नए शेयर्स आपको मिलते हैं कंपनी में, जो प्रमोटर्स एम्प्लॉयज हैं उनको फ्री में मिलते हैं शायद, ये कई बार वो, ठीक है। तो कंपनी का एम्प्लॉय भी मोटिवेट रहता है। फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इसमें क्या होता है कि आपको प्री डिटरमाइंड प्राइस में और एक पीरियड ऑफ टाइम में आपको शेयर्स खरीदने के लिए डिस्काउंट में मिलता है आपको, ठीक है। इसका जो वेस्टिंग पीरियड होता है 1 साल होता है, मोर देन 1 ईयर, ठीक है। ईसॉप का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मोटिवेट करना अपने एम्प्लॉयज को टू वर्क इन इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। तो क्या होता है कि एम्प्लॉयज भी इंटरेस्टेड रहते हैं कि कंपनी अच्छा करेगी तो हमारे भी शेयर्स के प्राइस ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग एक्सरसाइज ऑप्शन करते हैं। द कंपनी विल हैव द इशू शेयर इफ द एम्प्लॉय चूज टू एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज द ऑप्शन मीन्स कि आपको शेयर्स मिलेंगे, लेकिन आपको अप्रूवल देना पड़ेगा कि हाँ मैं खरीदना चाहता हूँ। नहीं खरीदना चाहते तो नहीं मिलेगा, इसमें ऐसा है, ठीक है। कोई क्वेश्चंस, ये आता है कई बार, स्वेट इक्विटीज, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, बहुत बार पूछता है ये। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी। फिर सेकेंडरी मार्केट होता है, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट में जैसे फ्रेश कैपिटल इशूड होते हैं, फ्रेश कैपिटल कंपनी राइज करती है। सेकेंडरी मार्केट क्या प्रोवाइड करता है, लिक्विडिटी टू दिस इंस्ट्रूमेंट। एक्टिव सेकेंडरी मार्केट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी मार्केट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। सिंस द इन्वेस्टर इन द प्राइमरी मार्केट आर एश्योर्ड, प्राइमरी मार्केट में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए रहते हैं आईपीओ में, वो एश्योर रहते हैं कि सेकेंडरी मार्केट में वो अपने स्टॉक्स को या तो लिक्विडेट या सेल कर सकते हैं या एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन द प्राइमरी मार्केट इशूअर हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्वेस्टर, सेकेंडरी मार्केट डीलिंग बिटवीन इन्वेस्टर एंड इशू डू नॉट कम इनटू द पिक्चर, ठीक है। तो पहला होता है ओटीसी मार्केट, जिसमें दो पार्टीज होती है, निगोशिएशन होता है दो पार्टीज के बीच, लेकिन ये ट्रेड और सेटलमेंट जो भी होता है वो काउंटर पार्टी डिसाइड करती है कि हम कौन सी क्राइटेरिया जो भी है वो डिसाइड करते हैं। इसमें एक्सचेंज का कोई रोल नहीं होता ज्यादा, ठीक है। इसमें कई बार ओटीसी मार्केट में काउंटर पार्टी डिफॉल्ट का भी रिस्क होता है, ठीक है। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं सिक्योरिटीज की, वो स्टॉक एक्सचेंज के रूट से होती है, और ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट इज डन थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। द ट्रेड एग्जीक्यूट ऑन द एक्सचेंज आर सेटल थ्रू क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन। तो ट्रेड जो भी आप एग्जीक्यूट करते हैं वो क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू सेटल्ड होती है, विच एक्ट एज अ काउंटर पार्टी, ठीक है। क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन काउंटर पार्टी की तरह एक्ट करती है और गारंटी करती है सेटलमेंट की, ठीक है, बायर एंड सेलर्स के, ठीक है। तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट होता है। ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग
A formal contract to buy or sell security in term as a trading. Trading can be done either in the over OTC, OTC में भी ट्रेडिंग होती है और एक्सचेंज ट्रेडेड में भी, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया फीचर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, जिससे इफिशिएंट एंड स्पीडी एग्जीक्यूशन ट्रेड का होता है, ठीक है। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, ट्रेडिंग आपको अगर समझ में आ गया तो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट क्या होता है? पोस्ट एक्टिविटी, अगर आपने बाय और सेल किया है उसके बाद की एक्टिविटी है। इसमें क्या होता है? नेट ऑब्लिगेशन ऑफ बायर एंड सेलर फॉर स्पेसिफाइड टाइम, तो क्लियरिंग एक्टिविटी इसके अनुसार होती है, ठीक है। तो आपको डिलीवर करना शेयर और पैसे पे करना, क्या पेइंग मनी एंड डिलीवरिंग शेयर्स, ये क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का काम होता है। OTC transaction are settled directly between counterparty. Clearing corporation is the entity through which settlement of securities take place for all trade done on stock exchange, ठीक है। जो भी क्लियरिंग OTC होता है वो पार्टीज के बीच होता है सेटलमेंट, और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन केवल एक्सचेंज ट्रेडेड सिक्योरिटीज को सेटल करती है, ठीक है। डिटेल ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन परफॉर्म बाय ब्रोकर आर मेड अवेलेबल इन क्लीयरिंग हाउस बाय द स्टॉक एक्सचेंज। तो जो भी ट्रांजेक्शन ब्रोकर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं उसका भी पूरा डिटेल स्टॉक एक्सचेंज के क्लीयरिंग हाउस प्रोवाइड करती है। क्लीयरिंग हाउस जो होता है उसके पास ये होता है कि वो ब्रोकर एंड कस्टोडियन हु आर रिक्वायर्ड टू सेटल देयर मनी एंड सिक्योरिटीज विथ स्पेसिफाइड डेडलाइन, ठीक है। ब्रोकर एंड कस्टोडियंस को बताता है कि आपको भैया पैसे देने हैं और सिक्योरिटीज देनी है ना। तो जो भी बताता है उसका एक डेडलाइन देता है कि आपको पैसे देने हैं और या तो आपको सिक्योरिटीज डिलीवर करनी है। जो भी ऐसा नहीं कर पाते उनको पेनाल्टी पे करना पड़ता है, ठीक है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन प्रोवाइड फुल नोवेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर्स, ठीक है, विच मीन इट एक्ट एज अ बायर फॉर टू एवरी सेलर्स। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कैसे काम करता है? बायर्स होता है एवरी सेलर्स के लिए और सेलर होता है एवरी बायर्स के लिए। तो इसमें काउंटर पार्टी रिस्क आपको कभी देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर होता है रिस्क मैनेजमेंट। OTC में क्या होता है? आपको क्रेडिट रिस्क भी होता है और काउंटर पार्टी डिफॉल्ट का भी रिस्क होता है। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड वर्ल्ड में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जहां पे है वहां पे आपको सेटलमेंट गारंटी मिलती है, ठीक है। गारंटी ऑफ ट्रेड ऑफ काउंटर पार्टी जितने भी है उसकी, तो आपको रिस्क नहीं होगा। रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाई बायर एंड सेलर आपको एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करती क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आपसे मार्जिन मांगती है। इनिशियल मार्जिन बोलते हैं, पीक मार्जिन या मार्क टू मार्केट मार्जिन, ठीक है। और ये मार्जिन कैसे कैलकुलेट की जाती है? वैल्यू एट रिस्क के अनुसार, VAR। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। जो भी मार्जिन आपसे मांगा जाता है परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन के अनुसार उसको बोलते हैं वैल्यू एट रिस्क, ठीक है। MTM मार्जिन इज नोशनल लॉस विच आउटस्टैंडिंग ट्रेड है सफर ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड। MTM मार्जिन कब मांगी जाती है? जब आपको लॉस या प्रॉफिट यानी कि लॉस हो रहा है पर पर्टिकुलर डे में, तो उसके अनुसार MTM मार्जिन आपकी चेंज होते रहती है, ठीक है। यहां तक क्लियर? ऑल क्लियर? कोई भी चीज अगर समझ में ना आए तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी।